Assalamualaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइमेटिक एक्शन। आज हम देखेंगे कि इंजाइमेटिक एक्शन के ऊपर कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि उसके रेट को, इंजाइम के रेट को कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो दो तरह के जो इंजाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि इंजाइम के एक्शन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एक फैक्टर है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चेंज। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चेंज का मतलब ये है कि आपने कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अगर ज़्यादा सबस्ट्रेट को ज़्यादा कन्वर्ट करना है तो आपको ज़्यादा इंजाइम्स की ज़रूरत होगी। इसी तरह से सेकंड फैक्टर है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं वो कितनी बनाना चाह रहे हैं। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको इंजाइम्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे। इसके अलावा इंजाइमेटिक एक्शन के ऊपर डिफरेंट तरह की एक्सटर्नल कंडीशंस भी उसको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। एक्सटर्नल कंडीशंस में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कंडीशंस हैं: टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबसे पहला फैक्टर जो कि इंजाइमेटिक एक्शन को इफ़ेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमारे पास जो टेम्परेचर जो काज हो रहा होता है वो हीटिंग से काज हो रहा होता है। जब हम किसी भी रिएक्शन को हीट अप करते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, मॉलिक्यूल्स की मोशन को मॉलिक्यूलर मोशन कहते हैं। तो उस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो तेज़ी से होने लग जाती है। तो उससे क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है या फिर जो इंजाइम्स हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे किसी भी रिएक्शन का, तो अगर हम सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा, यानी रिएक्शन जो है वो तेज़ी से प्रोसीड होने लग जाएगा। लेकिन ये जो इंक्रीज़ होता है इसकी भी एक लिमिट होती है, यानी कि वो एक लिमिट तक ही जाके वो इंक्रीज़ होगा, उस लिमिट के बाद वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा, यानी कि उस लिमिट के बाद वो और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकता। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर किसी भी इंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी पॉसिबल हो सकती है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम किसी भी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ करने की बजाय डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक वो इंक्रीज़ करेगा लेकिन उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू कर देगा। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो इंजाइम्स का जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद इंजाइम्स का सेकेंडरी और टर्शरी जो स्ट्रक्चर्स होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, यानी वो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, और इस तरह से इंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। और इंजाइम्स जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अपनी अनफोल्डिंग कर देते हैं। अनफोल्डिंग का मतलब ये है कि अपने जो वो पहले इंजाइम्स फोल्ड हुए होते हैं, फोल्ड होकर उन्होंने ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनाया होता है, तो जब वो अनफोल्डिंग होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाता है और इंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है जहाँ पे रिएक्शन होना होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर इंजाइम्स की डीनेचुरेशन हो जाती है उस टेम्परेचर को कहा जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। और इंजाइम्स के अंदर वो बॉन्ड्स, जिन बॉन्ड्स की वजह से इंजाइम्स का के ऊपर जब टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है तो टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट होता है वो इंजाइम्स के अंदर जिन बॉन्ड्स पे होता है वो इंजाइम्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ह्यूमन इंजाइम्स की बात करें तो ह्यूमन इंजाइम्स के लिए जितने भी टेम्परेचर हैं, जितने भी इंजाइम्स यूज़ होते हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन अगर हम वो बैक्टीरिया देखें जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं, जो कि गर्म जगह पे रहते हैं, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह की एंजाइम्स जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनको हम बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करने लग जाएं, यानी कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर था, इससे अगर हम वापस लेकर आएँ, टेम्परेचर को कम करने लग जाए और इतना कम करें कि वो फ्रीजिंग पॉइंट के नज़दीक आ जाए या उससे भी कम हो जाए, तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि वो अब डीनेचर नहीं होंगे बल्कि अब वो इनएक्टिव हो जाएंगे।
जब इनएक्टिव हो जाएंगे तो वो अपना जो उनकी जो कैटालिटिक पावर है वो दोबारा से आ जाएगी। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर एक इनएक्टिव एंजाइम दोबारा से एक्टिव हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है मिनिमम टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर जो कि इंजाइमेटिक एक्शन को इफ़ेक्ट करता है वो है पीएच। जब हम किसी भी इंजाइमेटिक रिएक्शन की पीएच को चेंज करते हैं तो उसका इंजाइम्स के फंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वो नैरो रेंज ऑफ पीएच जिसके ऊपर किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो मैक्सिमम होता है, उस रेंज को कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच। यानी कि वो पीएच की रेंज जहाँ पे इंजाइम का रिएक्शन मैक्सिमम है, उस रेंज को कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच। और एंजाइम्स की जो कन्फर्मेशन होती है वो पीएच चेंज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यानी थोड़ी सी अगर पीएच हम चेंज कर देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। उसका इफ़ेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो एंजाइम्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड साइड चेन्स होती हैं, उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज है ये पीएच की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा होता है, और अमाइनो एसिड साइड चेन्स की वजह से ही इंजाइम्स का टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम थोड़ा सा भी ऑप्टिमम पीएच में अगर चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, अमाइनो एसिड्स की आयनाइजेशन हो जाएगी, यानी कि अमाइनो एसिड्स इंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इंजाइम जो है वो थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सट्रीम चेंज, अगर हम पीएच जो उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है उसमें हम एक्सट्रीम चेंज करें, यानी ज़्यादा चेंज करें, अगर हम बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे पीएच के अंदर तो उससे क्या होगा, उससे जो एंजाइम्स के जो एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्डिंग हो जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, और जो एंजाइम्स की ख़ास किस्म की जो शेप होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैक्सिमम एंजाइम्स की जो पीएच वैल्यू है उसकी जो रेंज है वो पीएच 6 से लेके पीएच 8 के दरमियान होती है, लेकिन कुछ एंजाइम्स की डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें पपाया की, जो कि हमें ग्रीन पपाया से हासिल होता है, वो एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी, यानी दोनों तरह की मीडियम में एक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है एक जिसका नाम है पेप्सिन को देखें तो पेप्सिन जो है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है। एसिडिक मीडियम में pH 2 की रेंज जो है वो उसको ज़रूरत होती है, यानी कि pH 2 के ऊपर पेप्सिन एंजाइम जो है इफ़ेक्ट करता है, यानी पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम pH है pH 2। इसी तरह से अगर हम ट्रिप्सन को pH 2 देंगे तो ट्रिप्सिन क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं होगा, इस pH के ऊपर ट्रिप्सिन फंक्शन नहीं कर सकेगा। तो ट्रिप्सिन की जो एक्टिविटी होती है वो एसिडिक मीडियम में नहीं होती, बल्कि ट्रिप्सिन की जो एक्टिविटी है वो एल्कलाइन मीडियम में होती है, और एल्कलाइन मीडियम में ट्रिप्सिन को के लिए जो ऑप्टिमम pH है वो है pH 8। थर्ड फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर हम किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी अवेलेबिलिटी जो है हम अनलिमिटेड कर दें, यानी सबस्ट्रेट की अमाउंट हमारे पास अनलिमिटेड है, और जो दूसरी कंडीशंस हैं पीएच और टेम्परेचर उसको हम कांस्टेंट कर दें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम कंसंट्रेशन के। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिएक्शन में एक एंजाइम होगा किसी भी सिस्टम के अंदर, तो एक एंजाइम हंड्रेड्स ऑफ सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट्स में, लेकिन उसके लिए उसे टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर हम उसी रिएक्शन में एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें, तो जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी तो ज़्यादा जो सबस्ट्रेट जो है वो उस एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच होगा और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। इसका मतलब ये है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। लेकिन इस इफ़ेक्ट के लिए भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो स्टेट जिस पे एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाती है।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है इंजाइम की कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज़ करते भी रहें तो रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, यानी कि इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही इंजाइम का जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा। उस लिमिट के बाद अगर हम जितना मर्ज़ी हम इंजाइम्स उसके अंदर डालें, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। फोर्थ फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर हम रिएक्शन में सबस्ट्रेट की अमाउंट ज़्यादा कर दें तो उस रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें पीएच और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट स्टेट में हो और एंजाइम की कंसंट्रेशन यानी एंजाइम की अवेलेबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो, तो अगर हम इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो उससे एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी और ये जो रिएक्शन है एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा। इस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। और ये जो वेलोसिटी का जो इंक्रीज़ होता है उसके बाद जो है जब ये मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा उसके बाद जो है ये जो वेलोसिटी का जो इंक्रीज़ है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा, यानी कि मैक्सिमम के बाद ये इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप इसमें कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर लें। तो ये जो रिएक्शन है इसमें अगर आप और सबस्ट्रेट ऐड भी करेंगे तो तब भी जो है इसका रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो मैक्सिमम जो पॉइंट था ये उसको क्रॉस कर चुका है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जितने भी रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स थे उनके ऊपर एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के ऊपर सबस्ट्रेट आकर अटैच हो चुके हैं। अब कोई भी खाली एंजाइम नहीं बचा जिसके ऊपर कोई नया एंजाइम आके अटैच हो। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर जितने भी एंजाइम्स हैं वो फिल हो गए हैं, सबस्ट्रेट के साथ फिल हो गए हैं, उस पॉइंट को सैचुरेशन कहा जाता है। सैचुरेशन ऑफ एंजाइम्स मतलब एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो चुके हैं और अब कोई भी एंजाइम नहीं बचा जिसके साथ सबस्ट्रेट आके अटैच हो सके। और तो जब कोई और एंजाइम नहीं है तो उसमें कोई नया सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से इसके बाद जो है रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज़ करेगा। I hope student you have gained the concept of factors affecting the rate of enzymatic reaction. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.